Once again, welcome back, my dear student of Standard 6th, and we will continue with our chapter number 7, that is Gupta Age and Other Rulers. This is part 2. In part 1, we already discovered that Sri Gupta had founded the Gupta dynasty, Chandragupta 1, then Samudragupta, and we had discussed the Vikramaditya, that is Chandragupta 2, जिसको हम लोग साकारी भी कहते हैं. And today in this session, we are going to finish this chapter anyhow. So, without any delay, let's begin. Okay, so as you can see on your screen that end of Gupta dynasty का end कैसे हुआ. And the most important thing, यहाँ पे कुछ आपको नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसकी मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी कि किसी कुछ मुस्लिम रूलर्स ने पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था, जो बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी उस टाइम पे. एंड यू कैन से मैंने आपको अजंता एलोरा की केव्स के बारे में बताया था, जो आप लोग अपनी राइट साइड में स्क्रीन पे देख सकते हो. चलिए, एंड ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी. आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्ता सेकेंड, द मिस्टिक सन ऑफ कुमार गुप्ता केम टू द थ्रोन. ओके, सो चंद्रगुप्ता सेकेंड के बाद उनके जो सन है कुमार गुप्ता वन, ये मतलब राजा बनते हैं. ड्यूरिंग हिज टाइम सम फेमस केव्स ऑफ नालंदा एंड सम केव्स ऑफ अजंता वेर इरेक्टेड. सो उनके टाइम पे ये कुछ केव्स थी जो जिनको बनाया गया. चलिए, आफ्टर कुमार गुप्ता हिज ब्रेव सन सकत गुप्ता केम टू पावर. सो कुमार गुप्ता के बाद सकत गुप्ता आते हैं. एंड द वीक रूलर ऑफ द पोस्ट सकत गुप्ता टाइम कुड नॉट विथस्टैंड एन ऑनस्लोटिंग अटैक एंड ऑफ द ऑब्सेशन ऑफ द पावरफुल हुनास एंड गुप्तास एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इन 1550 AD. सो हुन्स की तरफ से कुछ अटैक हुआ एंड वो संभाल नहीं पाए, एंड फाइनली जो गुप्ता डायनेस्टी है वो बिखरने लगी 550 में. ठीक है. Administration of the Gupta age. We get information about the administration during the Gupta age from the recorded Smritis and Purans. According to the governing body was divided into 3 sections: central, province and local. अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें ना, तो हमको कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स मिलते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे कि आजकल हम लोग देखें ना, तो हमारे यहाँ पर सेंट्रल में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, जिसको हम लोग उस टाइम पे भी सेंट्रल हुआ करता था. प्रोविंशियल मतलब आज जैसे हमारा स्टेट होता है, तो उन्होंने अपने किंगडम को अलग अलग प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट करके रखा था, वैसे ही जैसे हमारा स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट किया था. एंड लोकली हमको AMC सारे लोकल काम देखती है, वैसे ही उनकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है. फ्रेंड्स, लोकल का मतलब अगर आप सिटी में रहते हो तो कोई म्यूनसिपालिटी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगा, और अगर आप गाँव में रहते हो तो इट कैन बी आइदर आपके जो सरपंच होंगे वो सब आएंगे इसमें. ठीक है. चलिए, अब हम बताएं आगे. नाउ एज यू कैन सी, emperor was the center of the Gupta administration and he adopted the Maharaja Adhiraj Param Bhagwat. Okay, so चलो कुछ अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं. ओके, डन. द आर्मी चीफ वॉज कॉल्ड द महाबलाधिकृत. द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वॉज कॉल्ड द महासंधि विग्रह. चीफ ऑफ द पैलेस एंड द गेट्स गार्ड was known as the Mahapatihar, and Maha-Ashwapati was the chief of the cavalry army, and chief army of the elephant was called Mahapilupati. पुस्तपाल was appointed to take care of the document of the state. So ये मतलब उस टाइम के जो इम्पोर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी, उनको उस टाइम पे इस नाम से प्रोनाउंस किया जाता. ठीक है. थोड़ा अजीब अजीब नाम है, बट क्या करें. चलो आगे बढ़ते हैं. Usually, Prince was appointed as the head of the province and Kumar Matya and the commissioner. So मतलब जो राजा के बेटे होते थे उनको ही मतलब यूजुअली स्टेट का हेड बनाया जाता था. फॉर एग्जांपल, मान लो राजा के किंगडम में 8 प्रोविंस है और उसके 8 बेटे. इट इज़ वेरी इजी. 8 को एक एक किंगडम दे दो और प्रोविंस दे दो, और जो भी अच्छे से प्रोविंस संभालता है फिर राजा को भी एक आइडिया मिल जाता है कि आगे फ्यूचर में हम किसको अपना नेक्स्ट उत्तराधिकारी यानी युवराज घोषित कर सकते हैं. Okay, the province was called the Bhuki and the head of the region. So Bhukti यानी जो मतलब रीजन का हेड होता है. एंड द प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट. जैसे कि हमारा स्टेट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होता है, वैसे ही होता है. एंड द डिस्ट्रिक्ट वॉज कॉल्ड द विसे. सो उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट को क्या कहते थे हम लोग? विसे कहते थे. द कमिटी वॉज फॉर्म्ड एट द विलेज लेवल विच आर इंक्लूडेड एल्डर विलेज हेड एंड इम्पोर्टेंट एडल्ट सिटीजन. और जो गांव के लेवल में जो मतलब होता था, वहाँ पर यूजुअली जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं, जो हेड हैं, वही मतलब सब गांव का कामकाज देखते थे.
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग द गुप्ता एज। इकोनॉमिक कंडीशन एंड लोगों की आर्थिक परिस्थिति, यानी उनकी जेब में कितना पैसा होता था, एंड वो सब चीज़ें हम लोग अभी जस्ट देखेंगे। इन इकोनॉमिक टर्म्स गुप्ता एज वॉज द गोल्डन पीरियड डेट वी ऑल नो। फार्मिंग एंड इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड वेरी डेवलप्ड। ओके, सो ये सब चीज़ें बहुत ही मतलब अपनी पीक पे थी। स्पेशल फार्मिंग प्रैक्टिस इंक्लूडिंग द एनुअल 3 years एंड 5 year फार्मिंग। देखो कुछ कुछ फसल ऐसी होती है जिसमें 3 साल के लिए को मतलब टाइम लग जाता है, डिपेंड करता है आप क्या ग्रो कर रहे हो। वीट राइस इन द नॉर्थ इंडिया, शुगर केन इन द गंधार एंड ग्रेप्स एंड केसर इन कश्मीर, कोकोनट एट द कुमरा वेयर ग्रोन। तो ये कौन से यहाँ पे क्या क्या ग्रो कर रहे थे, डेट दे शो। राइस आर ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी इन बंगाल, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, डेट इज वाई। कॉटन इन गुजरात एंड सिंध एंड सिल्क वॉज प्रोड्यूस इन बंगाल। ट्रेड ऑफ द कॉन्डिमेंट्स एंड द स्पाइसेस, सिल्क एंड कॉटन हैड डेवलप इन द साउथ इंडिया। तो ये पहले के ज़माने में भी ग्रो हुआ करता था और आज भी ग्रो होता ही है। King used to tax 1/6 of the total production of the land and was the donation to the Brahmin and temple. अब जो भी ग्रो कर रहे हो आपको उसको 1/6 पार्ट गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में देना होता है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड वॉज एपिटोमी of Gupta age. Cotton, silk and spices were exported to Europe from India through Central Asia, while cotton, silk and spices, condiments and timber were exported to the east and west of the world through the international ports like Khambat, Bharuch, Sopara, Tamralipati. Gold, silver and other items were imported. So इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में क्या क्या होता था, कहाँ कहाँ से होता था, ऑल सच इन्फॉर्मेशन इज गिवन, सो वेरी इजी टू रिमेंबर। रिलीजियस स्टेटस, सो उस टाइम पे रिलीजन का क्या सीन था। वेल, हिंदू एंड इंडियन कल्चर आर सीन इन द फुल स्विंग ड्यूरिंग गुप्ता एज। द गुप्ता एम्परर गेव वैष्णविज्म इज द status of the state religion. As a result, Vishnu, his avatar, Ram and Krishna were mostly worshipped at this time. फ्रेंड्स, मैंने आपसे मतलब लास्ट लेक्चर में फर्स्ट पार्ट में ही कहा था कि वैष्णव और शिवा सेक्ट में क्या होते हैं, है ना। वैष्णव में विष्णु भगवान के जो अवतार है श्री राम एंड भगवान श्री कृष्ण, उनको मतलब वो लोग फॉलो करते हैं। एंड उनके टाइम पे, गुप्तास के टाइम पे वैष्णव सेक्ट ज़्यादा फल फूल रहा था। लक्ष्मी बिकम वेरी फेमस एज अ गॉडेस। लक्ष्मी किसको पसंद नहीं, सबको पसंद है। It was during this time only that Ramayana and Mahabharata as well as the Puran were recompiled. श्रीमद् भगवद गीता become a very important text at this time. तो रामायण, महाभारत और भगवद गीता का एटलीस्ट मुझे हिसाब से पूरे इंडिया में सभी लोगों का उसका नॉलेज तो होना ही चाहिए, ठीक है। Like Vaishnavism, Shivaism also developed during the Gupta age. In South India, Shivai sect were called the Nayanar, while the Vishnu saint were called the Alvar, में भी अलवर या अलवार भी कह सकते हो। इन द साउथ इंडिया, महिषासुर मर्दिनी, डेट मीन्स दुर्गा माँ की बात कर रहे हैं, वॉज ऑल्सो क्वाइट पॉपुलर वर्शिप हियर। तो मतलब यही देव देवता पहले भी थे, आज भी हैं। द वर्शिप ऑफ द कार्तिकेय वॉज कॉल्ड प्रैक्टिस ड्यूरिंग द गुप्ता एज। कार्तिकेय जो भगवान शंकर और पार्वती माँ के जो पुत्र हैं, यानी गणेश भगवान के बड़े भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म also developed during the Gupta age. Samudragupta was a protector of the Buddhism. Mahanan and Huon cult of the Buddhists also developed. So उनके टाइम पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू रिलीजन ही फल फूल रहा था, बुद्ध रिलीजन एंड जैन रिलीजन भी अपनी पेस में था। और ऐसा नहीं कि इनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा होता था, बिल्कुल मतलब शांति से रहते हैं। और इवन आप देखोगे ना तो कभी भी बुद्ध, जैन और हिंदुओं के बीच में कभी भी कोई मगजमारी होती नहीं है। इवन सिख रिलीजन भी अब हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। कल्चरल कंडीशन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, तो कल्चर की क्या कंडीशन थी। गुप्ता एज वॉज कल्चरली गोल्डन एज ऑफ इंडिया। कल्चर वाइज मतलब गुप्ता पीरियड तो हम लोग उसका गोल्डन एज ही कहेंगे। मैनी न्यू लैंग्वेज डेवलप ड्यूरिंग दिस टाइम। कालिदास, स्कंद स्वामी, हरि स्वामी एंड रानी विजया आर्य शो वेर इम्पोर्टेंट लिटरेचर। सो ये कुछ अपने टाइम के विद्वान हुआ करते थे।
अमंग ऑल ऑफ देम कालिदास वॉज द बेस्ट। कालिदास बेस्ट हैं और बेस्ट ही रहेंगे। आई डोंट हैव एनी पर्सन। कालिदास इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ द इंडिया, गलत लिखा है। शेक्सपियर इज कॉल्ड कालिदास ऑफ इंग्लैंड, ऐसा लिखना चाहिए, कुछ भी लिखते हैं। चलो मैं इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता हूँ, लिखा है तो आपके लिए रीड कर रहा हूँ, बाकी आप लोग ही संभाल लेना। टेकिंग अ स्टोरी ऑफ इंडियन एपिक्स, ही रोट एपिक्स लाइक अभिज्ञान शकुंतलम। ओके, बहुत ही भारी भरकम वर्ड है। अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम। ये याद रखना, ये केबीसी में भी आया था एक बार। कालिदास ने कौन सी बुकें लिखी थी? अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम एंड मेघदूतम, ठीक है। गुप्ता एज वॉज द एरा ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। इनके टाइम पे बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ था। द गुप्ता एज मार्क एज द बिगिनिंग ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर। द आइडल ऑफ दुर्गा, बुद्ध, कृष्णा एंड शिवा वेर मेड ऑफ लार्ज नंबर। तो बहुत ज़्यादा नंबरों में इन सभी देवी देवताओं के हमने फोटोज देखे। कंडीशन ऑफ साइंस ड्यूरिंग द गुप्ता एज, तो साइंस का क्या सीन था? आर्यभट्ट एंड वहामीरा वेयर द अमोंग द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस पीरियड। आर्यभट्ट डिस्कवर जीरो एंड डेसिमल सिस्टम। ओके, सो आर्यभट्ट सबसे बड़े मैथमेटिशियन है एंड इन्होंने जीरो को मतलब डिस्कवर किया था एंड डेसिमल नंबर्स को भी किया था। डेसिमल यानी पॉइंट आप लोग लगाते हो ना, 1.5 जो भी है। वहामीरा रोट एन इम्पोर्टेंट टेक्स्ट नेम्ड बृहद संहिता विच वॉज रिलेटेड टू द एस्ट्रोनॉमी। सो वहामीर मतलब एस्ट्रोनॉमी के एक्सपर्ट थे एंड बृहद संहिता बुक्स इन्होंने लिखी थी। वाघभट्टा रोट अ ग्रेट टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा नेम्ड अष्टांग हृदय सरिता, बराबर, ये वर्ड्स वाघभट्ट ने लिखी थी। ड्यूरिंग दिस टाइम द मेडिकल डेवलप फॉर द ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स, है ना। एनिमल्स के भी अलग से डॉक्टर होते थे और एनिमल्स भी उन्होंने अच्छे से स्टडी कर रखे थे। इवन मेडिसिन वेयर ऑल्सो डिस्कवर फॉर एलिफेंट एंड हॉर्सेस, ठीक है। तो इनके लिए भी अलग अलग डॉक्टर्स होते थे। केमिस्ट्री ऑल्सो डेवलप क्वाइट वेल, इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आयरन पिलर ऑफ मेहरौली नियर दिल्ली विच इज़ नॉट करोडेड इवन टुडे। सो ये हम लोग लास्ट में डिस्कवर कर चुके हैं कि मेहरौली की जो आयरन पिलर है वो आज तक उसको कभी रस्ट लगा ही नहीं है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ऑफ 6th, अब आप वो पढ़ने जा रहे हो जो स्टूडेंट ऑफ 7th पढ़ रहे हैं, हर्षवर्धन, ठीक है। एंड पुलकेशी 2 जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा। वेल, अगर आपका सिलेबस चेंज नहीं होता है, मे बी चांसेस तो नहीं है क्योंकि नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है कि सिलेबस चेंज हो जाएगा, बट नेक्स्ट ईयर आपको हर्षवर्धन पढ़ने में आएगा अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है। सो आफ्टर गुप्ता एज ड्यूरिंग द किंगडम ऑफ हर्षवर्धन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ एंशिएंट इंडिया। सो अगर गुप्ता एज के बारे में बात करें ना तो उसके बाद में हर्षवर्धन सबसे बड़े राजा बनते हैं। ही बिलोंग टू द पुष्यभूति क्लैन ऑफ थानेश्वर। सो पुष्यभूति मतलब एक क्लैन था एंड ये वहाँ से बिलोंग करते हैं। राज्यवर्धन एंड हर्षवर्धन वेयर द सन ऑफ प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन फादर हैं एंड राज्यवर्धन एंड हर्षवर्धन 2 भाई हैं, ठीक है। वाइल हिज डॉटर वॉज राजश्री हु वॉज मैरिड टू द किंग ऑफ कन्नौज ध्रुव वर्मन, ठीक है। इनकी एक बहन भी होती है राजश्री। तो राज्यवर्धन और राज्यश्री, तो भाई बहन का तो नाम मतलब राज्य कॉमन आ गया, एंड हर्षवर्धन, ठीक है। एंड उनकी सिस्टर जो होती है राजश्री, उनकी शादी होती है कन्नौज के राजा ध्रुव वर्मन के साथ, ठीक है। God King Sasank and King of Malwa kidnap Rajeshri and attack on the kingdom and create a major crisis। तो meanwhile क्या होता है, मूवी में थोड़े कुछ विलन आ जाते हैं। शशांक जो मालवा के किंग होते हैं वो अटैक कर देते हैं, ठीक है। राज्यवर्धन डाइड वाइल ट्राइंग टू सेव राजश्री। तो राज्यवर्धन जो बड़े भाई होते हैं उनकी मौत हो जाती है। अब बड़े भाई की अगर मौत हो जाती है तो इन डेट केस नॉर्मल सी बात है, छोटे भाई को ही अब राजा बनना पड़ेगा, ठीक है। और नॉर्मली फिर सिस्टर को भी तो रेस्क्यू करना है ना। इन सच एन एमरजेंसी सिचुएशन एम्परर हर्ष असेंडेड द थ्रोन इन 606, ठीक है। तो 606 में वो मतलब उनको राजा बनाया जाता है। ही सेव्ड राजश्री, ठीक है। सो बहन को सिस्टर को रेस्क्यू करना था जो उन्होंने अच्छे से किया। नॉट ओनली दिस, he started his proper rule in both the state कन्नौज एंड थानेश्वर। ओके, सो कन्नौज में तो कन्नौज भी उन्होंने संभाल लिया एंड थानेश्वर भी। कन्नौज मीन्स प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, ओके। थानेश्वर मीन्स प्रेजेंट डे हरियाणा पंजाब, ओके। हर्षवर्धन was the last great emperor in ancient India. He spread his empire
इन मगध, उड़ीसा, सारस्वत, गौड़ एंड मिथिला। मतलब यही एक सबसे लास्ट में इंडिया के सबसे पावरफुल राजा बनते हैं जो इन्होंने इतने एरिया को कवर कर लिया। इन कंटेम्प्रेरी सेट मेथरक किंग ऑफ ध्रुवसेन वॉज हिज सन इन लॉ ऑफ पुलकेशी टू वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर इन द साउथ। तो नॉर्थ में हर्षवर्धन बहुत पावरफुल है एंड साउथ में पुलकेशी टू, ठीक है। इन द बैटल ऑफ नर्मदा बिटवीन हर्षवर्धन एंड पुलकेशी टू, हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड। एंड यहाँ पर उनके बीच में एक लड़ाई होती है नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी एक्चुअली इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करती है, ऊपर वाला नर्मदा से ऊपर नॉर्थ इंडिया, नर्मदा से नीचे साउथ इंडिया। सो यहाँ पे हर्षवर्धन एंड पुलकेशी टू की बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होती है जिसमें हर्षवर्धन हार जाते हैं। हर्षवर्धन वॉज रिगार्डेड एज अ पावरफुल किंग इन द नॉर्थ ऑफ नर्मदा, ओके। Cultural contribution of Emperor Harshvardhan is very important. Great Chinese traveler Yun Sheng came to India during his time. तो नॉर्थ, ठीक है, उनके बीच फिर एग्रीमेंट हो जाता है एंड नॉर्थ इंडिया में वो अच्छे से भी रूल करते हैं। उनके टाइम पे एक चाइना से एक ट्रैवलर आते हैं जिनका नाम था ह्यून सेंग, ओके। ये भी आजकल केबीसी में ज़्यादा पूछने लग गए। आगे, ही स्टेड इन हिज पैलेस, तो वो अपने उनके महल में कुछ दिन वो रुकते हैं। हर्ष मीन्स हर्षवर्धन वॉज अ डिवोटी ऑफ शिव, भगवान शंकर के परम भक्त थे एंड लेटर बिकम द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, बाद में बुद्ध रिलीजन फॉलो करने लगे। ही ऑर्गेनाइज अ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस अंडर द प्रेसिडेंशियल शिप ऑफ ह्यून सेंग। He placed an idol of Buddha and a mantle of elephant and worship him. A seminar was organized on Mahayana and Hinayana. Okay, so ये मतलब बुद्ध रिलीजन फॉलो करने लगे तो फिर बुद्ध रिलीजन को अच्छे से वो फॉलो भी कर रहे हैं एंड बुद्ध रिलीजन में ये मीटिंग भी कंडक्ट कर रहे हैं। एम्परर हर्ष हैज अ पैशन ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड एजुकेशन। ग्रेट पोएट भान भट्ट वॉज एसोसिएटेड विद हिज कोर्ट, ओके। सो एम्परर हर्षवर्धन है वो लिटरेचर यानी लिखने में भी बहुत कुशल थे, आर्ट में भी उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड इवन एजुकेशन भी लेवल उनका बढ़िया है। उनके टाइम पे बहुत ही बढ़िया कवि थे जिनका नाम था भान भट्ट एंड उन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी। कौन सी बुक्स लिखी थी? ही हैड रिटन अ ग्रेट वॉल्यूम्स लाइक हर्षचरित्र एंड कादम्बरी इन संस्कृत। तो संस्कृत लैंग्वेज में इन्होंने दो बुक लिखी थी, हर्षचरित्रम यानी चरित्र क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है ना, उन्होंने हर्ष के कैरेक्टर के बारे में लिखा एंड कादम्बरी, ठीक है। मयूर भट्ट एंड जय सूर्या वेर ऑल्सो ग्रेट पोएट ऑफ द टाइम ऑफ द हर्षा। तो मयूर भट्ट एंड जय सूर्या, ठीक है। नाउ एम्परर हर्ष हिमसेल्फ ऑल्सो अ हाई रैंक लिटरेरी फिगर। ही कंपोज टू प्ले प्रियदर्शिका एंड रत्नावली। सो वो खुद भी एक बहुत अच्छे क्रिएटर थे और उन्होंने भी उनकी भी दो रचनाएं प्रियदर्शिका एंड रत्नावली जो उन्होंने दो प्ले कंपोज किए थे। अलॉन्ग विद इट ही ऑल्सो रोट अ स्पेशल प्ले बेस्ड ऑन द जतक स्टोरी ऑफ बुद्ध नेम्ड नागानंद, ओके। सो बेसिकली दो प्ले थे प्रियदर्शिका एंड रत्नावली जो हर्षवर्धन ने लिखे थे एंड इसके अलावा उन्होंने एक स्पेशल प्ले बेस्ड बुक भी लिखी थी जिसका नाम था नागानंद। सो उनकी ये तीन रचनाएं आपको याद रखनी है। हर्ष ऑल्सो फॉर्म्ड अ फ्रेंडली रिलेशन विद द अदर कंट्रीज एंड सेंट डेलीगेशन टू चाइना। सिमिलरली चाइनीज डेलीगेशन ऑल्सो विजिटेड इंडिया। मीन्स अभी तो ठीक है इंडिया का और चाइना का रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं है बट पहले बहुत अच्छे रिलेशनशिप हुआ करते थे। तो इंडिया की एक टीम चाइना गई, चाइना से भी एक टीम यहाँ पर आई। इन दिस वे हर्ष वॉज अ हाई रैंकिंग रूलर, कॉन्करर एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड लिटरेचर। ही डोनेटेड 100 विलेज टू सस्टेन नालंदा विद्यापीठ, ठीक है। सो 100 विलेज का एक ग्रुप बनाया गया जो नालंदा यूनिवर्सिटी को टैक्स दिया करता था। इस तरह से हर्षवर्धन एक बहुत ही अच्छे किंग माने जाएंगे, ठीक है। नाउ अनदर किंग जिनको हम लोग बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते एंड ही इज पुलकेशी टू। अब पुलकेशी टू मतलब जिसने हर्षवर्धन को हराया वो कोई नॉर्मल किंग थोड़ी हो सकता है ना। अमंग द कंटेम्प्रेरी किंग ऑफ एम्परर हर्ष टाइम पुलकेशी टू वॉज द मोस्ट पावरफुल चालुक्य किंग। सो चालुक्य क्लैन से ये बिलोंग करते हैं। ही टूक ऑन पावर ऑफ द राष्ट्रकूटास इन महाराष्ट्र एंड एस्टेब्लिश स्टेट। पुलकेशी टू रूल फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर्स। 40 साल तक राष्ट्रकूटास और महाराष्ट्र पे इनका रूल चलता है। ही इवन डिफीटेड द एम्परर हर्ष, है ना, एम्परर हर्ष को बताया। ही वॉज अ ग्रेट विनर आफ्टर डिफीटिंग कदम्ब गंगास ऑफ महेश्वर मौर्यास ऑफ कोंकण। ही रिसीव्ड द टाइटल लॉर्ड ऑफ द साउथ, है ना, उनको लॉर्ड ऑफ द साउथ कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इतने सारे राजाओं को हरा दिया था। ही ऑल्सो डिफीटेड लात मालव एंड गुजर्स। ही ऑल्सो द रूलर ऑफ द रीजन ऑफ
कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड कोंकण, यानी ये पूरे जितने भी एरिया के लोग थे ना, सब पुलकेशी का नाम सुन के घबरा जाते थे. Like just like hers, he also had developed a relation with the other country. He had sent one of his ambassador in the Iran, एम्परर खुसराव टू हु वॉज हिज फ्रेंड. तो इनके भी ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे. सो फ्रेंड्स, अब हम अपने चैप्टर के एंडिंग में आ गए. अदर स्टेट्स. At this time, some states included Pallavas and Kanchis, Gujar, Patihar, Rajasthan, Maitrak of Vallabi, Gujar in the south, Gujarat, Karkotko of Kashmir, etc. Pallavas of Kanchi had become famous for their architecture and art. So ये सब मतलब जितने भी स्टेट के नाम थे, ये भी अपने अपने आर्ट फॉर्म में बहुत ही आगे थे. They built many temples like Brahma, Vishnu and Mahesh by cutting the rocks. पहाड़ों को काट काट के इन लोगों ने बहुत ही अच्छे मंदिर बनाए थे. Palwas who built a chariot temple at the seashore have increased India's cultural prosperity. है ना, उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों को काट के ऐसे मंदिर बनाए जो मतलब जैसे भगवान रथ में सवार हो. एंड इसमें सबसे फेमस आता है कैलाशनाथ टेम्पल. कैलाशनाथ टेम्पल बिल्ट इन कांचीपुरम कैन बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट एग्जाम्पल एट दैट टाइम. कैलाशनाथ टेम्पल पर नॉर्मली हम लोग बिल्डिंग कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, बट कैलाशनाथ टेम्पल का एक बहुत बड़ा पत्थर था, उसको काटते 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 नीचे आ गए. तो ये बहुत ही यूनिक चीज़ है. और इवन आज भी साइंटिस्ट मतलब आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना हाउ द कैलाशनाथ टेम्पल इज बिल्ट. यूट्यूब पे आपको बहुत सारी चीज़ें डाउट क्लियर हो जाएगी. सो विद दिस आई एम टेकिंग योर लीव. सो फ्रेंड्स, बहुत जल्दी हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे. एंड आई होप यू गाइस आर एंजॉइंग. सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर लिसनिंग.